हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 25 इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी एमसीक्यूज जो कि हर एक एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा ये। सो इसे लास्ट तक देखिएगा, आपके ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस इससे क्लियर हो जाएंगे। ये है सिर्फ 25 क्वेश्चंस, लेकिन इसमें आपके 100 क्वेश्चंस समझ लीजिए, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी डिस्कस किए जाएंगे और हर एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? तो चलिए, ये आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? टोटल कॉन्टिनेंट्स अभी है 7, और इसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो है एशिया। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एरिया और पॉपुलेशन दोनों में नंबर 1 है। यहाँ दुनिया की लगभग 60% की आबादी रहती है। ऑलराइट, 60% पीपल यहाँ रहते हैं। इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज यही हैं। यहीं पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और सबसे बड़ी प्लेट्यू तिब्बतियन प्लेट्यू भी है। ऑलराइट, तो ये आप याद रखिएगा इन अ सेंस ऑफ एशिया। बाकी चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका, अफ्रीका लिखा हुआ है, ये है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑलराइट, एशिया के बाद। और इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ऑलराइट, क्योंकि पहले ये कम एक्सप्लोर्ड था, इसलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, मतलब दुनिया इसके बारे में कम जानती थी। यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर भी मिलती है, इसका नाम आपने सुना ही होगा। बाकी लिखा हुआ है यूरोप। यूरोप साइज में छोटा है, लेकिन हिस्टोरिकली और इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल रहा है ये। यहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसने दुनिया को बदल दिया। यूरोप और एशिया टेक्निकली एक ही लैंडमास यूरेशिया के पार्ट हैं, पर कल्चर और ज्योग्राफी के बेसिस पे अलग माना जाता है इन्हें। ठीक है, लैंडमास मतलब होता है कि वो जमीन जिसका ये पार्ट है, ये एक ही जमीन के पार्ट है, लेकिन जिसे कहते हैं यूरेशिया, लेकिन यहाँ के कल्चर और ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है। ठीक है, अंटार्कटिका, ये भी एक कॉन्टिनेंट है जो कि है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑलराइट, लेकिन सबसे ठंडी और कोल्डेस्ट इसे ही माना जाता है। यहाँ परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन तो नहीं रहती, सिर्फ साइंटिस्ट रिसर्च के लिए रहते हैं और यहाँ पे अपना बेस बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा कॉन्टिनेंट आइस से भरा हुआ है और इसलिए यहाँ एग्रीकल्चर या नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये थे हमारे 4 ऑप्शंस जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? अब बताइए, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये क्वेश्चंस आपको मामूली या ऐसे लग रहे होंगे कि आपको आते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में जाके आपको कंफ्यूज करते हैं। जब एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन आंसर देना होता है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग को ये ज्यादा दिन तक याद रहे। ऑलराइट, सो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, यानी पूरी की पूरी पानी से घिरी हुई है। ऑलराइट, यहाँ यूनिक एनिमल्स मिलते हैं जैसे कंगारू और कोयला, कोयल जिसे कहते हैं कोयला। ऑलराइट, बाकी यूरोप हमने डिस्कस कर लिया है कि यूरोप साइज में छोटा है और लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। ऑलराइट, अंटार्कटिक भी डिस्कस किया हुआ है हमने, सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। बार बार हम ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पॉइंट्स बार बार रिवाइज हो जाए हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में। सो ये कोल्डेस्ट है। ऑलराइट, और आइस से कवर रहता है। बाकी साउथ अमेरिका के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो हम करेंगे डिस्कस कि साउथ अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसे कहते हैं अमेजन नदी और अमेजन फॉरेस्ट भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, यही कॉन्टिनेंट बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी के लिए रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट दुनिया की यहीं पाई जाती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट और अमेजन नदी भी। ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूफ ऑफ द वर्ल्ड रेफर्स टू विच रीजन? कहने का मतलब है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? हिमालयस को, एंडीज माउंटेन को, तिब्बतन प्लेट्यू को या एल्प्स को? तो ये कहा जाता है
तिबेटियन प्लेट्यूज को, और यही है जो कि है हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेट्यू होता क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लेट्यू आखिरकार होता क्या है। जैसे कि यहाँ ऊपर से ये फ्लैट है और ये ज़मीन से थोड़ा ऊंचा है, ठीक है, चारों तरफ से थोड़ा ऊंचा है और ज़मीन से मतलब ये फ्लैट है और थोड़ा हाई है, तो यही जो जैसे ऐसी ज़मीन को प्लेट्यू कहा जाता है। ऑलराइट, हाइट ज़्यादा होती है, सरफेस फ्लैट होता है और इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। जैसे टेबल होता है थोड़ा सरफेस से थोड़ा ऊंचा, वैसे ही प्लेट्यू होते हैं सरफेस से थोड़े ऊंचे, और इन्हें कहा जाता है प्लेट्यू। ऑलराइट, और इसीलिए इसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। इसकी एवरेज हाइट है लगभग 4500 मीटर की। ऑलराइट, इसलिए ये आसमान के करीब लगता है। और पूछा जाए कि इंडिया में जो इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज हैं जो काफ़ी अक्सर पूछे जाते हैं, वो है डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू। ऑलराइट, ये आप याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू है। ऑलराइट, बाकी छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, वो झारखंड और नियर बाई एरियाज के करीब है। वहाँ मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं, इसीलिए उसे मिनरल्स का स्टोर हाउस कहते हैं। कोल, आयरन, माइका यहाँ मिलते हैं। मालवा प्लेट्यू भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू, यही कुछ प्लेट्यूज है जो इंपॉर्टेंट। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो हमने डिस्कस कर लिया वह है तिब्बतन प्लेट्यू। सो ये थी प्लेट्यूज के बारे में पूरी उसकी मतलब हमने प्लेट्यू की पूरी पोस्टमार्टम कर दी है कि वो है क्या, और दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट्यू कौन सी है, इंडिया की सबसे बड़ी प्लेट्यू कौन सी है, सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नाइल रिवर इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो नाइल रिवर है अफ्रीका में। ऑल राइट, और ये है दुनिया की सबसे लंबी नदी, लंबी, लॉन्गेस्ट। ऑल राइट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, और ये अमेजन रिवर से काफी कंपटीशन में रहती है। अमेजन है लार्जेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट। ऑल राइट, और इसकी लंबाई कितनी है नाइल रिवर की? 6650 किलोमीटर लॉन्ग। और ये कंट्रीज किन किन देशों से गुजरती है, मतलब किन किन कंट्रीज से गुजरती है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ये करीब 11 कंट्रीज से गुजरती है। ऑल राइट, सो 11 कंट्रीज जो है जो गुजरती है वो ये 11 कंट्रीज है: युगांडा, सूडान, इजिप्ट, इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, कॉन्गो एंड एरिट्रिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे साउथ सूडान भी आता है। सो 11 कंट्रीज है जिससे ये रिवर गुजरती है। ऑलराइट, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इजिप्ट की मतलब इजिप्ट पूरा इस पे डिपेंड है, और ये इसको इजिप्ट का लाइफलाइन कहते हैं। ऑलराइट, लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट। और ये नदी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है व्हाइट नाइल जो लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होती है, जो आप देख सकते हैं, और एक है ब्लू नाइल जो लेक ताना से स्टार्ट होती है, और ये जाके खत्म होती है रिवर, मतलब ये जाके मतलब अपने आप को समा देती है किसमें, मेडिटेरियन सी में, जो कि कहाँ पे है, नियर अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। ऑलराइट, और ये दोनों नदी मिलती कहाँ पे है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, ये मिलती है खारतोन में। खारतोन क्या है, सूडान का कैपिटल है। ऑलराइट, यहाँ जाके ये दोनों नदी मिलती है। नाइल रिवर साउथ से नॉर्थ में फ्लो करता है। ऑलराइट, ये काफी रेयर होता है जो कोई भी नदी साउथ से नॉर्थ में फ्लो करे। सो ये थी नाइल्स की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर ली है, और यहाँ आप देख सकते हैं पॉज करके कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ गिरती है और कहाँ मिलती है, सारा पॉइंट्स। ऑलराइट, कितनी लंबी है, दो सोर्सेज क्या है, लेक विक्टोरिया, लेक ताना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की नहीं मतलब इंडिया में जो लंबी नदी है सबसे, वो है गंगा, और एशिया में कहेंगे तो वो है यांगजी। ऑलराइट, यांगजी रिवर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नदी है एशिया की। ऑलराइट, बाकी यूरोप की इंपॉर्टेंट नदी कौन कौन सी है,
एक है डेन्यूब, ऑलराइट, डेन्यूब है, रायन है, ये दोनों नदी यूरोप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साउथ अमेरिका जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन, अमेजन रिवर, बड़ी नदी, ये याद रखिएगा, लंबी नहीं, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है अमेजन, लॉन्गेस्ट है नाइल। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, आंसर आप जल्दबाजी में मत कर लीजिएगा, पहले आप अच्छे से देखिएगा लॉन्गेस्ट पूछा है या लार्जेस्ट पूछा है, उसी हिसाब से आंसर दीजिएगा, ऑलराइट, वरना आंसर जानते हुए भी आप जल्दबाजी में रॉन्ग करके चले आ सकते हैं। तो होपफुली ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट ओशन। अब आते हैं हम लोग ओशन डिस्कस करते हैं, कॉन्टिनेंट्स की सारी पॉइंट्स डिस्कस हो गई हैं। ओशंस, ओशंस कितने होते हैं, ओशंस है 5, और उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, उसमें से सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, ऑलराइट, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है, ये अर्थ की टोटल सरफेस का लगभग 1/3 हिस्सा है, 1/3। इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है वो है मेरियाना ट्रेंच, सबसे गहरी जगह इसमें है वो है मेरियाना ट्रेंच, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपने इसका नाम सुना होगा मेरियाना ट्रेंच का। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ और साउथ अमेरिका से सेपरेट करती है। चलिए इसको मैप के जरिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये रहा पैसिफिक ओशन, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर मिलता है जो कि है वोल्केनोस और अर्थक्विक्स, और ये लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है, इसका डीपेस्ट पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच जो कि अप्रोक्सीमेटली 11,000 मीटर डीप है, ऑलराइट। और ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को अलग करती है नॉर्थ अमेरिका से, और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है साउथ अमेरिका से, ऑलराइट। इसके अराउंड रिंग ऑफ फायर है जिसका नाम काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा, ऑलराइट। पैसिफिक ओशन के लेफ्ट साइड में है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑलराइट, और इसके राइट साइड में है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। सो ये आप याद रखिएगा, ये इतनी बड़ी है कि मैप के दोनों एजेस पे दिखती है, ऑलराइट। और इसकी की लोकेशन है जापान, फिलीपींस, मतलब इसके आजू बाजू जो है, वेस्ट साइड में है वो है जापान, फिलीपींस, ईस्ट साइड में यूनाइटेड स्टेट्स है, चिली है, ऑलराइट, और साउथ वेस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। अगर स्पेसिफिकली अगर ऐसे पूछ लिया तो याद रखिएगा साउथ वेस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। बाकी इतना ही पॉइंट्स काफ़ी है पैसिफिक ओशन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओशन है, लार्जेस्ट ओशन है, ये हमने पढ़ लिया। बाकी चलते हैं देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोला गया है। ऑप्शंस में है अटलांटिक ओशन, तो ये है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, ऑलराइट, ये है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, एंड आर्टिक इज द smallest and shallowest, all right, smallest and shallowest, and also the coldest ocean in the five, the पांचों में से सबसे coldest है आर्टिक, सबसे smallest भी आर्टिक है। So हमने डिस्कस करी सारे पॉइंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इक्वेटर, इक्वेटर है क्या। तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, इतना तो हम लोगों सबको पता है, लेकिन इसको डिटेल में काफी कम लोग जानते हैं कि आखिर इक्वेटर है क्या, और वो इसे इमेजिनरी लाइन क्यों कहा जाता है, और इक्वेटर के आसपास क्यों इतनी ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होती है, ऑलराइट। तो ये सारी पॉइंट्स हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इक्वेटर रिलेटेड जितने भी, अगर कोई भी पॉइंट्स आपको कंफ्यूज करता है या आपको नहीं पता है या आप जानते हैं इसके बारे में लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आज सारी पॉइंट डिटेल में आपको क्लियर हो जाएंगे, और इक्वेटर लेके आपको आज के बाद कभी भी 2 बार सोचना नहीं होगा कि इक्वेटर है क्या, इसके बारे में हमें सोचना पड़े किसी को बताने या समझाने से, या एग्जाम में अगर आंसर देने से पहले, ऑलराइट। सो समझ लीजिए ये एक बॉल है और इसके बीच में से एक लाइन खींची जाए, ऑलराइट, बीच में से, और ये 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसी लाइन को हम लोग इक्वेटर की लाइन कहते हैं, ऑलराइट।
बाकी चलिए देखते हैं कि इक्वेटर आखिर दिखता कैसा है। ऑलराइट, तो इक्वेटर की लाइन ये है, जैसे कि दिख रही है आपको, ये लाइन है इक्वेटर की। ऑलराइट, और ये लाइन मतलब मानी जाती है, ये रियल में होती नहीं है अर्थ पर, इसे ड्रॉ किया जाता है समझने के लिए, साइंटिस्ट के द्वारा इसे बनाया गया है ग्लोब में, ताकि लोग समझ पाए कि दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ है अर्थ। ऑलराइट, ये एक सोची हुई लाइन है जो साइंटिस्ट ने मैप और ग्लोब पर दिखाने के लिए बनाई है। ऑलराइट, सो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जो हमने पढ़ लिया है, साउदर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। ऑलराइट, ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा है साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के पास वाला एरिया ज्यादा गर्म होता है, जैसे कि केनिया कंट्री, ब्राजील, ये सारे इक्वेटर के बिल्कुल, केनिया तो बिल्कुल इक्वेटर पे ही है, इसीलिए वहां इतनी गर्मी पड़ती है, क्योंकि इक्वेटर के पास सन की किरणें, सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे ज्यादा हीट मिलता है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। ऑलराइट, यहाँ डे एंड नाइट 12 घंटे का होता है, मतलब डे 12 घंटे का एंड नाइट 12 घंटे का। ऑलराइट, 12 12 घंटे मतलब 24 घंटे का पूरा दिन, वन डे, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर नाइट। ठीक है, पूरे साल। कई कंट्रीज इस लाइन के पास हैं, जैसे ब्राजील है, केनिया है, इंडोनेशिया है। इक्वेटर इंडिया के पास नहीं होता। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, बिल्कुल अर्थ के बीच पे, अर्थ के बीचों बीच। 0 डिग्री लैटिट्यूड किसे कहते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए कि 0 डिग्री लैटिट्यूड किसे कहते हैं, तो वो इक्वेटर को ही कहते हैं। ऑलराइट, सो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर। ऑलराइट, इंडिया लगभग पड़ता है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री लैटिट्यूड पे, ऑलराइट, के बीच में पड़ता है, इसलिए इक्वेटर से काफी दूर है। तो फिर आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि इंडिया अगर इक्वेटर से दूर पड़ता है तो इंडिया में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है। तो वो इसलिए क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जो इंडिया के बीच से गुजरता है। और समर में सन की रेज ऑलमोस्ट सीधे इंडिया पर पड़ती है, बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस टाइम गर्मी पीक पर होती है, जैसे कि मई जून हीट वेव्स आते हैं इस वजह से। और ट्रॉप इंडिया में गर्मी पड़ती है ना कि इक्वेटर की वजह से, बल्कि किसकी वजह से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से। ऑलराइट, बाकी कॉन्टिनेंटल इफेक्ट पड़ता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। इंडिया का लार्ज पार्ट जो है, मतलब लार्ज एरिया का जो लैंड है इंडिया में, वो वहाँ पे वाटर कम है, पानी कम है, जमीन जल्दी हीटअप हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया में गर्मी पड़ने का कारण इक्वेटर नहीं है, वहाँ पे काफी अलग रीजन से, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, वहाँ पे पानी की कमी है। ऑलराइट, सो ये सारे पॉइंट्स थे इक्वेटर लेके। I don't think you have any confusion left for equator. If you have any confusion left, you can comment and ask anything about it. All right. I think I have made all my points clear. जो भी आसान भाषा में आपको समझा सकते थे इक्वेटर के बारे में, आपको समझा दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट्स कंफ्यूजिंग लगे या आपको चाहिए कि और इसे समझाइए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। तो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसमें तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको होना ही नहीं चाहिए। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑलराइट, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के थोड़े ऊपर है। ऑलराइट, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में है इंडिया। ऑलराइट, सो इसके बीच में है, इसलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इतना ही काफी है बस जानने के लिए कि इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑलराइट, आ गया क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि व्हाट इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली, एंड ये कितने स्टेट्स में इंडिया में पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many इंडियन स्टेट्स। काफी जगहों पे आपको सिर्फ आंसर देके
कि ये 8 स्टेट से पास होता है, इतने में आप ये क्वेश्चंस खत्म कर देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इतना ही नहीं है, इसके पीछे काफ़ी मतलब एक्सप्लेनेशन होती है जो काफ़ी लोग नहीं बताते। तो यहाँ आपको वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिलेगी। ऑलराइट, सो इट क्रॉसेस 8 स्टेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑलराइट, वेस्ट से ईस्ट के बीच जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं उसमें ये क्रॉस करता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑलराइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड, कितने लैटिट्यूड पे पड़ता है ये, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, दैट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया। ऑलराइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, या आप कह सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है। ऑलराइट, अर्थ पर लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड लाइंस यूज होती हैं, और इसी को लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे कि लैटिट्यूड को आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि लैटिट्यूड लाइंस है, और इसे हम लोग लोकेशन बताने के लिए यूज करते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल्स टू इक्वेटर। ठीक है, उसके ऊपर जब नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं। जैसे कि 0 के ऊपर अगर हम बढ़ेंगे इक्वेटर के ऊपर तो नंबर्स इंक्रीज होंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो आता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, जहाँ पे सन डायरेक्टली ओवरहेड है, कब, जून में। इसी वजह से यहाँ पे जून, मई ये सब में इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है। ऑलराइट, क्योंकि जून में समर सॉलिस्टिस होता है और सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, और इंडिया, आपको पता है इंडिया के 8 स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से गुजरता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये समर सॉलिस्टिस पड़ता कब है, काफ़ी पूछा जाता है। ये पड़ता है 21 जून को। ऑलराइट, जब सन की रेज बिल्कुल सीधे ओवरहेड, बिल्कुल सीधे डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ऑलराइट, इसके अंदर वाला रीजन इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच सबसे ज्यादा गर्म या ट्रॉपिकल रीजन इसे कहते हैं। ऑलराइट, इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये तो हमें पता है। इंडिया को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं इसी वजह से। ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म हो, सब ट्रॉपिकल मतलब जो मतलब मीडियम मीडियम क्लाइमेट जो होते हैं, जो ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, ये दोनों टाइप के क्लाइमेट इंडिया को गिफ्ट में मिले हुए हैं कुदरत के तरफ से। ऑलराइट, सो ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पूरी कहानी। तो 8 स्टेट से गुजरती है। ऑलराइट, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, सन डायरेक्टली पड़ता है। जून समर सॉलिस्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से होता है 21 जून को। ऑलराइट, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है इंडिया के 8 स्टेट्स में, और इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है 21 जून को। ऑलराइट, और ये 21 जून से मुझे कुछ याद आ रहा है, करंट अफेयर्स में 21 जून को इंडिया में एक डे मनाया जाता है। वो कौन सा डे है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं आप लोग कितने अवेयर रहते हैं और कितना मतलब ध्यान देते हैं हर एक चीज़ पे। ठीक है, तो ये आप बताएंगे 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है इंडिया में, समर सॉलिस्टिस के दिन। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया है डेजर्ट। हमने पढ़ लिया कॉन्टिनेंट्स, हमने पढ़ लिया ओशंस। नाउ विल मूव टू डेजर्ट्स। विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, या आप लार्जेस्ट डेजर्ट भी बोल सकते हैं, डेजर्ट तो हॉट होता ही है, वैसे कोल्ड भी होता है, लेकिन यहाँ हम हॉट डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं। सो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है? सो वो है सहारा। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। ये नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है, और ये गुजरता है लगभग 11 कंट्रीज से। ऑलराइट, ये बहुत यहाँ पे कम रेनफॉल होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ऑलराइट, बस इतना ही कहानी है सहारा डेजर्ट का। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस भी हमें जानना ज़रूरी है कि थार डेजर्ट कहाँ है। थार डेजर्ट हमारे इंडिया में है, मोस्टली राजस्थान में है, और बाकी एक्सटेंड हुआ है गुजरात, पंजाब, हरियाणा में। मतलब 90% ये डेजर्ट इंडिया में है, और 10% ये डेजर्ट पाकिस्तान की तरफ चला गया है, साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान में है। ऑलराइट, तो ये इसे इंडिया में ही 90% माना गया है कि इंडिया में ही है ये। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे गोबी डेजर्ट लिखा हुआ है। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? गोबी डेजर्ट चाइना में है, और ये
कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ विंटर्स में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। ये लार्जेस्ट डेजर्ट है इन एशिया। ऑल राइट, और ये मंगोलिया और चाइना के बीच में, मंगोलिया में भी है कुछ, और सबसे ज्यादा मंगोलिया में है और चाइना में भी है। तो दोनों ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। अगर मंगोलिया दिया रहे तो मंगोलिया कीजिएगा, अगर मंगोलिया ऑप्शंस में ना रहे तो चाइना, अगर दिया रहे तो चाइना कीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों रहे तो मंगोलिया कीजिए, क्योंकि मोस्टली ये मंगोलिया में ही है। ऑल राइट, यहाँ ये एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। ऑल राइट, ये 6th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। बाकी कालाहारी, कालाहारी साउथ अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका में है। ये भी सहारा के साइज से छोटा है। सो ये बस लोकेशन याद रखिएगा, ये अफ्रीका में है। ऑल राइट, बस कालाहारी इज इन अफ्रीका। ये है वो 11 कंट्रीज जहां से सहारा डेजर्ट मतलब फैली हुई है, जहां तक सहारा डेजर्ट। अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनेशिया, वेस्टर्न सहारा। तो ये कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंट एवरेस्ट इज पार्ट ऑफ विच रेंज? हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन वो किस रेंज में है ये आपको पता है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को पता है वो आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो ये पड़ता है हिमालयज में। काफी लोगों को ये पता है कि वो हिमालयज और माउंट एवरेस्ट एक ही चीज को समझते हैं, लेकिन वो एक ही चीज नहीं है। हिमालयज रेंज है जिसमें माउंट एवरेस्ट पड़ता है। ऑल राइट, ये दुनिया की सबसे ऊंची पीक है जो आप लोगों को पता ही होगा। ये हिमालय माउंटेन रेंज में पड़ता है, ना कि हिमालय जिसे, मतलब ये दोनों एक ही नहीं है, ये उस रेंज में पड़ता है। इसकी हाइट अभी लगभग जो मापी गई है वो है 8848.36 मीटर। एग्जैक्ट हाइट जो है, जो अभी मापी गई है। ऑलराइट, ये नेपाल में पड़ता है। बाकी देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑलराइट, माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड सागरमाथा। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। ऑलराइट, और तिब्बत में इसे कहते हैं चोमलंगमा। ऑल राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयस जो हमने पढ़ा। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना, जो कि तिब्बत रीजन में आता है। बेसिकली ये नेपाल में अगर पूछा है तो नेपाल में ही पड़ता है। ऑल राइट, द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइम जो किया था वो किया था एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्गे ने, जो किया था 1953 में। ऑल राइट, और ये थे जो एडमंड हिलरी थे वो थे न्यूजीलैंड के, और टेंजिंग नॉर्गे इंडियन नेपाली शेरपा माउंटेनियर थे। ऑल राइट, बाकी इसका पॉइंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये महल आप कह सकते हैं महलुगर हिमल सब रेंज में आता है। एवरेस्ट हर साल थोड़ा सा ग्रो होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ऑल राइट, जो कि इंडियन प्लेट को पुश करता है यूरोशियन प्लेट की तरफ। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होती है, इसलिए क्लाइंबर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना पड़ता है। ऑल राइट, ये एरिया डेथ जोन मतलब 8000 के ऊपर अगर आप जाएंगे, 8000 मीटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये डेथ जोन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जहाँ सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव करना काफी टफ हो जाता है। ऑल राइट, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये महलुगर हिमल सब रेंज में है, एंड ये स्टिल ग्रोइंग है due to the tectonic plates where the Indian plates is pushing the Eurasian plate. ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ करंट अफेयर में एक न्यूज आई थी कि जो फर्स्ट अमेरिकन थे जो 1963 में एवरेस्ट को उन्होंने पहला अमेरिकन होते हुए सबमिट को कंप्लीट किया था, उनकी डेथ हो गई है अप्रैल 2026 में। इसी साल इसी महीने डेथ हो गई है 97 की एज में। तो उनका नाम था जिम विटकर। ऑलरेडी ये थे फर्स्ट अमेरिकन जो माउंट एवरेस्ट को मतलब क्लाइम किया था इन्होंने। और बाकी एडमंड हिलरी तो न्यूजीलैंड से थे, इसीलिए ये फर्स्ट अमेरिकन बने थे। वो न्यूजीलैंड से थे, ये अमेरिकन थे। ऑलरेडी ये आप याद रखिएगा। तो इनकी डेथ हुई है, तो ये पूछ सकता है माउंट एवरेस्ट रिलेटेड जो भी, मतलब अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर में भी पूछ लिया तो ये भी आप देख सकते हैं। इनका नाम है जिम विटकर। ऑल राइट, मुझे नहीं लगता कोई भी पॉइंट छूटा है। यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स के भी काफी क्वेश्चंस करा दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचकिचा रहे हो, पता नहीं क्यों।
लेकिन ठीक है, हम तो आपको पढ़ाते रहेंगे। होपफुली आप लोग हमारे एफर्ट्स को एप्रिशिएट करें, और ना ही आपको सब्सक्राइब करने में आपको एक भी रुपए नहीं लगते। तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोस हम बनाते रहें और आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाते रहें। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ टेक्स हाउ मच टाइम टू रोटेट वंस? एक बार रोटेट करने में अर्थ कितना टाइम लगाता है? रोटेट, ये वर्ड आप याद रखिएगा, रोटेट। रोटेट करने में कितना टाइम लगाता है? तो वो लगाता है 24 घंटे, ये तो सबको पता हो। लेकिन इसकी भी डिटेल में हम लोग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये कंफ्यूज होते हैं रेवोल्यूशन और रोटेशन पे। तो ये पॉइंट्स तो आज के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है, और आप लोगों को ये घूम घूम के बताने भी लगोगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई इस पे कंफ्यूज होता है तो। ऑलराइट, इतने आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा आज। तो ये देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। बाकी इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है डे एंड नाइट, दिन और रात। अर्थ अपनी एक्सिस पे, काल्पनिक लाइन जो होती है एक्सिस, ये है एक्सिस, इस पे घूमती है। ऑलराइट, ये अपने एक्सिस पे घूमती है, और इस घूमने से ही रोटेशन, इस घूमने को ही रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। ऑलराइट, ये अपने एक्सिस पे ऐसे करके घूमती है, ऐसे 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 करके घूमती है, और इसे ही कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये रोटेशन कैसे होता है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब जैसे आप देख सकते हैं इस साइड से इस साइड पे घूमती है। ऑलराइट, पहले वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट साइड पे। इसी वजह से हम सन ईस्ट से राइज होता है। तो ये पॉइंट्स काफी लोगों को नहीं पता कि सन ईस्ट से ही क्यों राइज होता है, सन वेस्ट से क्यों नहीं राइज होता है। बिकॉज अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, इसी वजह से हमें लगता है कि सन राइज होती है वेस्ट से। एक्चुअली तो सन राइज ही नहीं होती, सन का इसमें कुछ मतलब लेना देना नहीं होता, इसमें होता है अर्थ का लेना देना। ये अर्थ ही है जो घूमती है, ठीक है। अर्थ ही है जो घूमती है, और ये 12 घंटा में अपना एक चक्कर काटती है। जो मतलब एक चक्कर काट के जो इस साइड आता है वो होता है रात, और फिर इस साइड जो पार्ट आता है वो उसमें होता है 12 घंटे के लिए दिन। ऑलराइट, जब अर्थ का कोई पार्ट सन के तरफ होता है तो वहाँ दिन हो जाता है, जब अर्थ का कोई पार्ट सन से दूर होता है तो वहाँ रात हो जाती है। बस यही फंडा है इसका। ऑलराइट, तो होपफुली आपको डे एंड नाइट का और रोटेशन ऑफ अर्थ का सारा चीज़ें आसान शब्दों में समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, इसको और भी अगर आसान शब्द में पॉसिबल है तो समझा दिया जाएगा। बाकी इससे आसान तो कैसे समझाया जाए मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश कर लिया जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का ही चैनल है, और आप लोग के लिए कोई भी हद तक हम लोग मेहनत करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड होता क्या है? और लॉन्गिट्यूड के लाइन्स को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड के लाइन्स को पहले कहते हैं मेरिडियन, ये पहले समझ लेते हैं। ऑलराइट, लॉन्गिट्यूड तो पहली बात वो इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तक जाता है। ऑलराइट, पिक्चर में देख लेते हैं हम लोग क्या होता है लॉन्गिट्यूड। तो ऐसा कुछ दिखता है लॉन्गिट्यूड। सारा कुछ इमेजिनरी होता है, लेकिन सब कुछ मान लिया गया है ताकि आसान भाषा में समझ लिया जाए कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। ये लाइन वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे तक आता है। ऑलराइट, ऊपर से नीचे तक जो लाइन आती है वो होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये टोटल 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं। 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं, जैसे जिसे टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो लेकिन आप पूछेंगे कि लॉन्गिट्यूड टाइम कैलकुलेट करने में कैसे हेल्प करता है? तो समझिए, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है। ऑलराइट, बेसिकली अर्थ 24 आवर में 360 डिग्री घूमता है, मतलब 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर
24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम रहा है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगा? 1 घंटे में 360 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, ठीक है? 360 डिवाइडेड बाय 24 तो कितना आएगा? 15 डिग्री घूमेगा 1 आवर में। तो वैसे ही 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री घूमता है, ठीक है? और इसका बेस किसको माना गया है? इसका बेस माना गया है प्राइम मेरिडियन को, ठीक है? प्राइम मेरिडियन को इसका बेस माना गया है, जो कि है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है? 0 डिग्री लैटिट्यूड किसे कहते हैं? बताइए। 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है इक्वेटर को, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है प्राइम मेरिडियन को, ठीक है? अगर कोई जगह 15 डिग्री ईस्ट है, तो वहाँ का टाइम 1 घंटे ज़्यादा होगा, मतलब किसी भी जगह से 1 घंटे ज़्यादा टाइम होगा, ऑलराइट? मतलब ईस्ट मतलब टाइम आगे, वेस्ट मतलब टाइम पीछे। बाकी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है, ईस्ट एंड वेस्ट, ऑलराइट? ये पास होता है ग्रीनविच से, ग्रीनविच जो कि लंदन में है, ऑलराइट? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है अगर पूछ लिया तो? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऑलराइट? ये 5.5 घंटे आगे होता है ग्रीनविच टाइम से। सो फुली लॉन्गिट्यूड रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए इसके अलग से वीडियो बना दिया जाएगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, और किसी भी टॉपिक पे जिस पे आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है या और समझने की जरूरत है, ऑलराइट? बेझिझक आप बता सकते हैं। चलते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर कॉल्ड, लैटिट्यूड के लाइन्स को क्या कहते हैं? तो चलिए बताइए, लैटिट्यूड के लाइन्स को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड के लाइन को तो मेरिडियन कहते थे, लेकिन लैटिट्यूड्स के लाइन को पैरेलल्स कहते हैं, ऑलराइट? ये है लैटिट्यूड के लाइन्स, ये है लैटिट्यूड के लाइन्स, इसे कहते हैं लैटिट्यूड्स, ऑलराइट? लैटिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ के साइड बाई साइड, मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पे होता है, ऑलराइट? और लॉन्गिट्यूड कैसे होता है? ये वर्टिकल होता है, सीधे ऐसे, ऑलराइट? लेकिन अभी हम लोग लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं, ऑलराइट? तो हम लोग लैटिट्यूड पे कंसंट्रेट करेंगे। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड के लाइन्स कैसे होते हैं और लॉन्गिट्यूड के लाइन्स कैसे होते हैं। लॉन्गिट्यूड होता है वर्टिकल एंड लैटिट्यूड होता है हॉरिजेंटल, ऑलराइट? सो बाकी ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ऑलराइट? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में होता है, कभी मिलता नहीं एक दूसरे से, मतलब काफी डिस्टेंस पे होता है, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ टू साउथ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर को, 0 डिग्री इक्वेटर मतलब लैटिट्यूड, ऑलराइट? क्या 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर, कोई भी आप समझ सकते हो। अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता है, और लैटिट्यूड क्या करता है? लोकेशन और क्लाइमेट या टेम्परेचर आप कह सकते हैं, को जानने में मदद करता है, और लॉन्गिट्यूड टाइम जानने में मदद करता था। बाकी लैटिट्यूड लोकेशन प्लस क्लाइमेट या टेम्परेचर जानने में मदद करता है। ये वाइटल डिफरेंस है इन दोनों में, ऐसे तो डिफरेंस काफी है लेकिन ये वाइटल डिफरेंस है, ऑलराइट? सो लैटिट्यूड भी क्लियर हो गया होगा। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, सो ये पास करती है ग्रीनविच लंदन से, ऑलराइट? और प्राइम मेरिडियन को ही कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बाकी ये बहुत सारी कंट्रीज से पास करती है, ना कि सिर्फ यूके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किनो, घना, ये सब कंट्री से भी पास करती है प्राइम मेरिडियन, ऑलराइट? यहाँ पे प्राइम मेरिडियन का पूरा आप देख सकते हैं है क्या, ये कुछ है प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे कुछ ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है, ऑलराइट? और कौन कौन से कंट्री से गुजरती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इन डिटेल, पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, ऑलराइट? इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बस इतना ही काफी है। ओके, नाउ विल मूव टू आइलैंड्स।
लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, बताइए सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है दुनिया का? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑलराइट, ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना कि आइलैंड। काफी लोग ऑस्ट्रेलिया करके आते हैं जो ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया क्लिक करके आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट नॉट एन आइलैंड। ऑलराइट, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। इसका अप्रॉक्स एरिया है 22.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ग्रीनलैंड का। ऑलराइट, आइस से कवर होता है, 80% हिस्सा आइस से कवर होता है। 80% इन द ग्रीनलैंड एरियाज आर कवर्ड विद आइस। यहाँ के आइस सीट दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट है अंटार्कटिका के बाद। ऑलराइट, यहाँ आर्टिक क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाकी इसका कैपिटल भी माना जाता है न्यूक को। न्यूक, न्यूक सबसे बड़ी सिटी है यहाँ, और इसको कैपिटल मान लिया गया है। एक्चुअली में ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। ऑलराइट, ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क का सेल्फ गवर्निंग रीजन है। ऑलराइट, अपनी इंटरनल मैटर्स खुद हैंडल करता है, पर डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के लिए डेनमार्क पर ये डिपेंडेंट है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है ग्रीनलैंड को। आइस रैपिडली मेल्ट, मतलब ग्रीनलैंड की जो आइस है वो काफ़ी जल्दी जल्दी पिघल रही है, और इसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है फॉर द क्लाइमेट चेंज। सो ग्रीनलैंड पड़ता कहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, डेनमार्क। डेनमार्क में पड़ता है ग्रीनलैंड। ऑलराइट, इसके अगल बगल जो कंट्रीज है वो भी आप देख सकते हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, और इसके बगल में जो ओशियन है वो आर्टिक ओशियन है। इसका कैपिटल न्यू माना गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोल्टेन रॉक इनसाइड अर्थ इज कॉल्ड। जो धरती के जो अंदर मोल्टेन रॉक होता है उसे क्या कहते हैं? तो लावा और मैग्मा के बीच काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑलराइट, तो उसे कहते हैं मैग्मा, ना कि लावा। ऑलराइट, हम लोग आज कंफ्यूजन दूर कर लेंगे कि मैग्मा किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है जैसे कि अर्थ का पार्ट, अर्थ के इनसाइड पार्ट को जो कहते हैं वो मैग्मा कहते हैं, ये मैग्मा चेम्बर है। ऑलराइट, मोल्टेन रॉक इनसाइड द अर्थ, जो मोल्टेन रॉक होते हैं उस अर्थ के अंदर, उसे मैग्मा कहते हैं। और जब ये बाहर आ जाता है, ये बाहर जब आ जाता है तब ये लावा कहलाता है। सेम चीज, जब अंदर रहती है तो मैग्मा होती है, जब बाहर आती है तो लावा होती है। ऑलराइट, समझे आप? मैग्मा अर्थ के अंदर, मतलब अंदर, यही चीज, ये जो चीज है इसे मैग्मा कहेंगे जब ये अंदर होगी, अर्थ के अंदर, जब दिखती नहीं है। लेकिन जब ये बाहर दिखने लगती है तो इसे लावा कहा जाता है। ऑलराइट, जब पिघल के बाहर आने लगती है तो ये लावा कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैग्मा और लावा के बीच अंतर क्या है। जब ये अंदर होती है तो मैग्मा, जब ये बाहर होती है तो लावा। ऑलराइट, बस लोकेशन चेंज होता है और सब्सटेंस सेम रहते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये मैग्मा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैग्मा बनता कैसे है। तो बेसिकली अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ऑलराइट, और प्रेशर भी होता है, इसी वजह से रॉक्स पिघल जाते हैं और मैग्मा बनता है। ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर की वजह से मैग्मा पिघलते हैं, फिर वोल्केनो से बाहर निकलता है लावा। ठीक है, वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो वो निकलता है लावा। यही मैग्मा जो पिघल के बाहर आता है तो वो लावा कहलाता है। ठीक है, अ, बाकी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और वो गलत हैं। और वो क्यों गलत हैं? पहले तो लावा हम ऑप्शंस में दिया हुआ है, लावा जो कि जब वो मोल्टन रॉक बाहर आता है फ्रॉम द सरफेस तो उसे लावा कहते हैं, जब वो अंदर रहता है तब नहीं, तब उसे मैग्मा कहेंगे, जब वो बाहर आएगा तो लावा कहेंगे। ठीक है, सरफेस के बाहर। और ऑप्शंस में दिया हुआ है ऐश। ऐश तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसे ऐश कहते हैं, ना कि उसे मोल्टेन मटेरियल कहते हैं। ऑलराइट, सो जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो कहलाता है ऐश। कोर, कोर तो कुछ है नहीं, अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है जो मोल्टेन रॉक का नाम, उसमें कुछ नहीं है उसमें। बस कोर तो कहते हैं जो अर्थ के नीचे का पार्ट होता है वो कोर होता है। बाकी क्रेटर पूछा जाता है, क्रेटर क्या होता है? तो क्रेटर होता है
जो बाउल ओपनिंग होता है वोल्केनो का, वोल्केनो जहाँ से मतलब ओपन होता है उसे क्रेटर कहते हैं, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। मैग्मा बिलो द अर्थ सर्फेस इज मैग्मा एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द सर्फेस इट्स लावा, सो दैट इज द बिग डिफरेंस। ये आप समझ गए होंगे होपफुली। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, अब अंदर का तो समझ गए हम लोग, लेकिन आउटर क्या है, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ को क्या कहते हैं? सो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ को कहते हैं सिंपली क्रस्ट, जिसमें हम लोग रहते हैं वो है क्रस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट्स सिंपली लिखे हुए हैं। अर्थ 4 लेयर से बना हुआ है, मेड ऑफ अ 4 लेयर, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ऑल राइट, सो द आउटर लेयर जो है जो जहाँ पे पहाड़ है, पानी है, जिसमें हम लोग रहते हैं नॉर्मल, वो है क्रस्ट, ठीक है। उसका थिकनेस है 5 to 70 किलोमीटर और ये बना है सॉलिड रॉक से, ठीक है। फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर्स। बाकी ये क्रस्ट यहाँ है जहाँ हम लोग रहते हैं। मेंटल देखते हैं, मेंटल क्या है? ये थिकेस्ट लेयर है, सबसे मोटा लेयर यही होता है मेंटल। ये अबाउट 2900 किलोमीटर के मतलब किलोमीटर थिकनेस होती है इसकी। ये हॉट सेमी सॉलिड रॉक से बना हुआ है, मैग्मा से। हीट फ्रॉम दिस लेयर मूव्स टेक्टोनिक प्लेट, इसमें इतना हीट निकलता है कि टेक्टोनिक प्लेट को मूव कर देता है। तो सोचिए कितना थिक होगा। बाकी आउटर कोर, आउटर कोर किसे कहते हैं? आउटर कोर है ये पार्ट, दिस पार्ट इज आउटर कोर, लिक्विड लेयर about 2200 kilometer thickness, mostly made of liquid iron and nickel. Its movement create earth magnetic field. ऑलराइट, फिर आते हैं इनर कोर में। इनर सबसे नीचे वाला लेयर, दिस इज इनर कोर, इनर मोस्ट सॉलिड लेयर जो कि है 1200 किलोमीटर। ये सॉलिड होता है, मेड ऑफ आयरन एंड निकल, एक्सट्रीमली हॉट एंड वेरी डेंस। सो यहाँ आप देख सकते हैं लेयर की गहराई कितनी है सारे लेयर्स की। ऑलराइट, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होता है जितना हम अंदर तक जाएंगे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर इनर में मिलेगा आपको। दिस लेयर प्ले अ वाइटल रोल in making life possible on earth. So hopefully all the points are clear about layers of earth now. All right, let's move to the next one. Monsoon winds are called, so they are called seasonal winds. All right, they change directions with season, season के साथ ये अपना directions भी change कर लेते हैं। Next question is longest river in India. तो ये सबको पता होगा, the longest river in India is Ganga. All right, it is the longest in India. इंडिया की सबसे लंबी नदी। इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ये हिमालय से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऑलराइट, इंडिया में इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेक्रेड रिवर माना जाता है। और गंगा रिवर्स फ्लो करती है 5 स्टेट्स में, इंडिया के 5 स्टेट्स में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, बाकी इतना पॉइंट्स अभी तक के लिए क्लियर है। बाकी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली गंगा कितने स्टेट्स में कैसे फैली हुई। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितने स्टेट्स में फैली हुई है। शुरू कहाँ से होती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे गौमुख भी कहते हैं। फिर आती है ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर जाती है उत्तर प्रदेश, और जहाँ पे प्रयागराज में ये इलाहाबाद, जो इलाहाबाद पहले था जिसे प्रयागराज कहते हैं, यहाँ पे यमुना और गंगा मिलती है। ऑलरेडी जिसे संगम कहते हैं, ठीक है, संगम। बाकी फिर ये आती है वेस्ट बंगाल, एंड में वेस्ट बंगाल में आके ये बे ऑफ बंगाल में जाके सुंदरबन डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं देवप्रयाग, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, फरक्का, कोलकाता, फिर जाती है एंड ऑफ द डे सुंदरबन डेल्टा पे, बे ऑफ बंगाल में। ऑलराइट, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज का नाम है यमुना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। फिर टून्स, सन, पुनपुन, दामोदर, हुगली। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम है भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, गोमती,
घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। ट्रिब्यूटरीज का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफी पूछा जाता है। ऑलराइट, सो ये थे गंगा रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओशन करंट्स आर। ओशन करंट्स क्या है, मतलब ओशन की हवाओं को क्या कहते हैं बेसिकली। सो इट इज कॉल्ड अ वाटर मूवमेंट। ठीक है, दे अफेक्ट क्लाइमेट, दैट्स इट। इतना ही याद रखिएगा कि वाटर मूवमेंट को ही ओशन करंट कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ अर्थ इज। अर्थ का शेप क्या है, तो पहले तो देख लेते हैं कि अर्थ दिखता कैसा है। कुछ ऐसा दिखता है अर्थ स्पेस से स्लाइटली फ्लैटेंड। ठीक है, अर्थ परफेक्टली राउंड बॉल की तरह नहीं होता, ये थोड़ा फ्लैटेंड होता है, मतलब चिपका हुआ होता है, और थोड़ा बल्ज होता है, मतलब फूला हुआ जैसा लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेटर पर। इस शेप को जियोइड या ओब्लॉइड स्फेरॉइड शेप कहते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा ऐसा शेप होता है ये, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। ऑलराइट, रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर आउटवर्ड फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां थोड़ा बल्ज हो जाता है, पोल्स पर ये इफेक्ट कम पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से पोल्स चिपके हुए होते हैं लेकिन इक्वेटर फैला हुआ होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दैट्स व्हाई ये शेप आता है। तो चलिए फिर आराम से इसका आंसर दे देते हैं। अब क्या होता है इसका, कैसा शेप होता है, जियोइड या ऑप्लेड स्पेरिड, कोई भी एक आप दे सकते हैं। अगर दोनों ऐसे आए तो दोनों आंसर होगा, या दोनों में से कोई एक आए तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज अर्थ मोमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड। सन के अराउंड जो अर्थ चक्कर काटता है उस मोमेंट को क्या कहते हैं, तो उस मोमेंट को कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है, द मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और इसमें लगता है 365 डेज, मतलब 1 ईयर टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन। मतलब अर्थ को एक चक्कर काटने में 365 डेज लगते हैं, सन के सिर्फ एक चक्कर काटने में। एंड दिस कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन्स, और इसकी वजह से ही सीजन्स चेंज होते हैं। ऑलराइट, जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सब इसी वजह से आते हैं, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ थोड़ी टिल्टेड होती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है टिल्टेड। ऑलराइट, इसीलिए अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पर ज्यादा या कम सनलाइट पड़ती है। ऑलराइट, तो यहाँ आपने समझ लिया होगा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का फर्क क्या है। रोटेशन जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमे, और रेवोल्यूशन जब अर्थ सन के चारों अराउंड घूमती है। ऑलराइट, और ये चारों डेट आपने पहले भी देखा होगा। 21 मार्च को होता है वर्नल इक्विनॉक्स, मतलब स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन साउदर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर को होता है विंटर सोलिस्टर, मतलब विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑलराइट, सो रेवोल्यूशन इज अ रीजन फॉर द सीजन्स। ये चारों डेट याद रखिएगा, 23rd ऑटम इक्विनिक्स एंड 21 जून इज समर सोलिस्टर। So these 4 dates are very important: 21 March, 22 December, 23rd September and 21st June. यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि 21st जून को होता है समर सोलिस्टिस। ऑल राइट, when more direct sunlight in the north and less direct sunlight in the south happens. In 23rd September, autumnal equinox means day and night are nearly equal all over the earth. 22 दिसंबर को होता है विंटर सोलिस्टर, मतलब लेस सनलाइट इन द नॉर्थ एंड मोर सनलाइट इन द साउथ। 21st March को वर्नल इक्विनॉक्स, मतलब डे एंड नाइट आर इक्वल। सो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड रेवोल्यूशन। सो ये आपने समझ लिया होगा। बाकी इसका आंसर रेवोल्यूशन था। बाकी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में फर्क क्या है, रोटेशन अपनी एक्सिस पर जब अर्थ घूमती है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, डे एंड नाइट, दिन और रात। ऑल राइट, एंड रेवोल्यूशन जब सन के अराउंड अर्थ घूमती है। और एट द सेम टाइम अगर आपको समझ आए तो अर्थ अपने एक्सिस पे और सन के अराउंड
एक साथ घूमती है, लेकिन सन के अराउंड इसको चक्कर काटने में 365 डेज लगते हैं, लेकिन अपने एक्सिस मतलब अपने इस एक्सिस पे चक्कर काटने में इसको सिर्फ 24 आवर्स लगते हैं। इसी वजह से होता है डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए होता है ईयर। ठीक है, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। द सन अराउंड अर्थ सन के अराउंड जब घूमती है तो उसका रिजल्ट सीजन्स होते हैं। तो ये होपफुली आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इसका आंसर क्या था? रेवोल्यूशन। So the next question is, Arctic Circle is in which hemisphere? तो चलिए बताइए, it is in which hemisphere? It is in northern hemisphere. चलिए देखते हैं। This is Arctic Circle. It is an imaginary latitude line जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ऑल राइट, ये लाइन इक्वेटर के सीधे ऊपर पड़ता है, इसलिए नॉर्थ साइड में होता है ये। ऑल राइट, इसमें क्या स्पेशल है आर्टिक सर्कल में? यहाँ पे ये स्पेशल है कि कभी कभी यहाँ पे रात में भी सूरज उगे रहते हैं, मिडनाइट सनलाइट होती है। ऑल राइट, और कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे रात ही होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे दिन ही होता है, मतलब सनलाइट 24 घंटे होती है और कभी कभी 24 घंटे अंधेरा होता है। ये है यहाँ की खासियत। ठीक है, ये रीजन मतलब अर्थ का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया है माना जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिक सर्कल। और ये पड़ता है इक्वेटर के सीधे ऊपर, और अंटार्कटिक सर्कल पड़ता है इक्वेटर के नीचे। ऑलराइट, और अंटार्कटिक सर्कल पड़ता है 66.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, सो दीज आर, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कहाँ क्या होता है। बाकी इसमें कुछ कंट्रीज पड़ती हैं जो आर्टिक सर्कल इससे गुजरता है, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूएस का अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। सो ये कुछ कंट्रीज है जो आर्टिक सर्कल के बीच में पड़ती हैं। सो ये था इंपॉर्टेंट अबाउट आर्टिक सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो ये हम श्योर काफी लोगों को पता होगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। सो दैट इज लेक सुपीरियर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लार्जेस्ट सुपीरियर है। सो इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया, और ये पड़ता है यूएस और कनाडा के बीच में। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। लेक सुपीरियर है यहाँ, ये पड़ता है यूएस और कनाडा के बीच। ऑलराइट, और इसका टोटल एरिया है 82,100 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लेक बैकाल में कि लेक बैकाल सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन नहीं। लेक बैकाल जो है वो डीपेस्ट है और उसमें मैक्सिमम वाटर वॉल्यूम होता है, बट नॉट द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट इज लेक सुपीरियर। ऑलराइट, बाकी ऑप्शंस में भी कुछ लेक थे जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेक विक्टोरिया दिया हुआ है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे है? ये है अफ्रीका में। ऑलराइट, दिस इज इन अफ्रीका। ये भी बड़ी है लेकिन लेक सुपीरियर से छोटी है। लेक बैकाल, दिस इज इन रशिया। बैकाल इज इन रशिया। ऑलराइट, ये डीपेस्ट लेक है और सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर वॉल्यूम यही है, पर एरिया में लार्जेस्ट नहीं है। एरिया में लार्जेस्ट इज सुपीरियर। फिर आता है मिशिगन। मिशिगन इज इन यूएस। मिशिगन लेक इज इन यूएसए। ये भी ग्रेट लेक का पार्ट है लेकिन साइज में सुपीरियर से छोटा है। सो दिस आर ऑल the points which are discussed here. Let's move to the next question. बाकी आप देख सकते हैं कि मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, या पॉज करके पढ़ सकते हैं इसमें। जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक विनपिग, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक एरी, लेक ओंटारियो। साउथ अमेरिका में है लेक टिटिकाका, ये भी काफी पूछा जाता है। अफ्रीका में है लेक विक्टोरिया, लेक टेंगेरिया, लेक मलावी। यूरोप में है लेक वरेन, लेक लिडोगो, लेक उनेगो। एशिया में है लेक बैकाल, लेक बैकश, लेक एरल।
ऑलराइट, ओशिनिया जिसे ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं आप, वहाँ पे है लेक एरी। ऑलराइट, बाकी फैक्ट्स हैं उस लेक्स के जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में फैक्ट्स हैं। ये लार्जेस्ट है लेक सुपीरियर। लेक विक्टोरिया इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक। लेक बैकाल इज डीपेस्ट लेक। लेक टेंगेरिया इज सेकेंड डीपेस्ट लेक। कैस्पियन सी भी है, दिस इज अ सी बट इट इज अ लेक। ऑलराइट, और ये पड़ता है एशिया और यूरोप के बीच में, कैस्पियन सी। दिस इज, ये आप सी मत कंफ्यूज हो जाएगा, इट इज अ लेक। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सॉल्टी लेक जो है ये लार्जेस्ट कहलाता है। ऑलराइट, बाकी अगर फ्रेश वाटर लेक पूछे तो वो लेक सुपीरियर है, अगर सॉल्टी लेक सबसे बड़ा पूछे तो वो कैस्पियन सी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। लेक मिशिगन इज ओनली वन entirely in USA among the Great Lakes. Lake Titicaca, highest navigable lake. Lake Lidigo, largest lake in Europe. So these are all the important things about lakes जो आपको जाननी चाहिए. Alright, let's move to the next question. The deepest point on Earth. The deepest point on Earth is मेरियाना ट्रेंच, और वो है कहाँ? पैसिफिक ओशन में है मेरियाना ट्रेंच यहाँ पे। और इसके सबसे डीपेस्ट पार्ट को कहते हैं चैलेंजर डीप, मेरियाना ट्रेंच के सबसे डीपेस्ट पार्ट को। ऑलराइट, और इसमें मिलता है एबिसल प्लेन फोना एंड हेडल जोन फोना। ठीक है, पैसिफिक ओशन फिलीपींस और न्यू गुइना के बीच जो डेप्थ है वहाँ पे ये पाया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेरियाना ट्रेंच। सो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। तो ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन द एग्ज़ाम। ये आपका ही चैनल है, यहाँ वही वीडियोस मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहते हो, इसलिए अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी जैसा काम करता है और काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लाने के लिए। तो कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको और कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इन्हें और लोगों के पास पहुँचाएँ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ऑलराइट, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।